Good morning, students. Here is your last topic of second unit, that is company organization. हम लोगों ने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस करा है और अब हम कर रहे हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अब कंपनी में ये है कि अगर एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, हम उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। दो से लेके 50 तक लोग जो हैं वो कोई काम मिलके करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। इन केस एक फैमिली बिजनेस है, हम उसको रन करना चाहते हैं, तो वो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस कहेंगे। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें मोर देन 50% विलिंगली एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, कंपनी। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे फीचर्स भी हम पढ़ेंगे, पर अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हम इसको कंपनी कहते हैं जब ग्रुप ऑफ पर्सन मिल के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है ये, मतलब अगर आपने ये समझना है कि कंपनी है क्या। अब यहाँ पे लिखा है उन्होंने, कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ रही हूँ, अपनी पेंसिल्स रेडी रखना, अंडरलाइन करते जाना, मीनिंग लिखते जाना। कंपनी क्या है, जिसमें विलिंगली आप क्या करते हो, इसको स्टार्ट करते हो, इस्टेब्लिश करते हो। किस पर्पज़ से? क्योंकि आपने प्रॉफिट अर्न करना है। आपका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। और किसके अंडर आप इसको रजिस्टर कराओगे? कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। आप पेपर में कोई भी लिखोगे सही हो जाएगा। एक्चुअल में फर्स्ट आपका एक्ट कौन सा था? 1956, जैसे उन्होंने यहाँ पे भी लिखा है, यही चलता रहा। पर 2013 के बाद इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, इसलिए अब कहीं पे या कई बुक्स में आपको ये कंपनीज एक्ट 2013 भी मिलेगा। तो इसलिए आपने इन दोनों ये याद रखने हैं। आपको ऑप्शन में किसी भी तरीके से कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है जी। सो यहाँ तक समझ में आ गया कि विलिंगली प्रॉफिट मोटिव के लिए जब कुछ लोग मिलके कंपनी स्टार्ट करते हैं। सो मैनी पीपल जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल, क्योंकि जो हमने वो बात करी थी ना, कैपिटल, लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मैनेजमेंट, हर जगह वो सेम चलनी है। मैंने, क्योंकि आपको डे 1 से जब चैप्टर स्टार्ट करना था, मैंने ये बोला था। अब इन्होंने यहाँ पे बात करी है, ये सारे फैक्ट हम क्लियर करेंगे। अब इन्होंने फर्स्ट लिख दिया है जॉइंटली इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब यहाँ पे स्टॉक का मतलब गुड्स नहीं है। आपने सॉरी गुड्स पढ़ते हो ना आप अकाउंट्स में, ये वो स्टॉक नहीं है गुड्स वाला। ये स्टॉक का मतलब है शेयर। जो पैसा लगता है ना कंपनी में, शेयर मार्केट ऊपर चलेगी डाउन चलेगी, ये वो शेयर्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर ये पर्सन मिल के कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको जॉइंट, क्योंकि लोगों का जॉइंटली पैसा लगा हुआ है शेयर्स में या कंपनी में, तो इसलिए हम इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। Capital is divided into transferable shares, which means that its share can be generally bought and sold. अब ये लाइन पढ़ना ध्यान से। कंपनी के जो शेयर्स हैं, कहते हमने उसको जो है डिवाइड करा होता है, कंपनी की कैपिटल को, सॉरी। मान लो मैं बोल रही हूँ कंपनी की कैपिटल है 10,000 रुपये। ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको ये कैपिटल और कंपनी या इसके शेयर्स वर्ड नहीं समझ में आ रहा, ये सारा चैप्टर आपके ऊपर से निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए ध्यान से देखिए, उन्होंने लिखा है कंपनी की कैपिटल, एक एक वर्ड को मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। मान लो 1000 शेयर बना दिए, कंपनी में पैसा लगा हुआ था 10,000। मैंने बोला कि मेरी कंपनी में 1000 शेयर हैं, तो एक शेयर कितने रुपए का होएगा? मतलब अगर आपको मैं 10 रुपये दे रही हूँ, तो इसका मतलब यह है कंपनी का एक शेयर आपके पास आ गया। 2 शेयर दे रही हूँ तो 20 रुपये। इस तरीके से कंपनी के कहते कितने हो गए हैं? 1000 शेयर हैं। एक शेयर अगर 10 रुपये का है, अगर मैं इसको बेचूंगी तो कितना पैसा आएगा? 10,000। उल्टा करके देख लो, ठीक है जी। दोबारा से आपको इस लाइन को क्लियर करा रही हूँ कि कंपनी का जितना भी पैसा है, मैं आपके घर वालों को बताएगा, आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि मैंने ना कंपनी में 10,000 रुपया लगाना है। अब 10,000 रुपया कंपनी में लगाना है, तो वो कैसे लगाओगे भी? अगर कंपनी के कहते हैं मान लो शेयर्स हैं, हर शेयर का प्राइस जो है वो कितना है? 10 रुपये है। आप बोल रहे हो कि आपने 10,000 रुपया लगाना है, फिर आप कितने शेयर खरीदोगे कंपनी के? 1000। ओके जी। सो इस तरीके से आप लोगों ने देखना है कि भाई मैं कंपनी में 10,000 रुपया लगाने वाला हूँ, तो मुझे कंपनी के शेयर्स बेच दो।
तो कंपनी कैसे बेचेगी भी शेयर? शेयर चीज़ क्या है? शेयर इज़ अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस बंदे के पास कंपनी के जो हैं वो 10 रुपये के इतने शेयर्स हैं, वो लिखा होता है, वो एक सर्टिफिकेट होता है। वो फिर आपको कैसे मिलेगा? जब आप कंपनी को पैसे पे करोगे, तो कंपनी आपको ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इशू करके दे देंगे। अब इसको मैं बेच भी सकती हूँ, खरीद भी सकती हूँ, ठीक है। जब मैंने मान लो मैंने पहले 10,000 रुपये लगाए, मैंने शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, ठीक है, वो सारे मेरे पास पैसे आ गए। अब मुझे लगता है कि मान लो कंपनी का ना 10 रुपये शेयर्स था, प्राइस कितना था? 10 रुपये। 10 दिन के बाद मैंने देखा 15 रुपये हो गया, मुझे तो फ़ायदा हो गया। जब मैंने चीज़ खरीदी थी, आप ऐसे मान के चलो, अगर आपको शेयर वर्ड नहीं समझ में आता ना, आप ऐसे समझो कि आपने कोई चीज़ खरीदी थी, तो कितने की खरीदी थी? 10 रुपये की। अब कितने की हो गई है? 15 रुपये की। जब बेचोगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट होएगा आपको? 5 रुपये। इसलिए मैंने शेयर्स बेच दिए, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने लिखा है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो किसी टाइम पे भी आप खरीद सकते हो, किसी टाइम पे भी बेच सकते हो। सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना एक बार अपने जो न्यूज़ चैनल है ना उनको चेक करना। उनकी ना नीचे से रेलिंग चलती है और वहाँ पे ना ऐसे एरो डाल के लिखा होता है 0.52 या 5 पॉइंट समथिंग। ये ऊपर ग्रीन होते हैं, नीचे करके रेड होते हैं, मतलब इतने रुपए से प्राइस बढ़ गया है, इतने रुपए से प्राइस कम हो गया है, वो शेयर्स के प्राइजेस होते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। मैं पूरी एक वीडियो ये मीनिंग और कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर ही बना रही हूँ, सो ध्यान से पढ़ना इन चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को कि प्रॉफिट मोटिव के लिए कंपनी स्टार्ट हुई है, कंपनी का एक्ट मैंने बता दिया है। कंपनी में पैसा जॉइंटली लगता है, इसलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। स्टॉक का मतलब क्या है? शेयर्स। इसलिए कंपनी की जो कैपिटल है वो डिवाइडेड, सॉरी हाँ सही बोला है, यस, कंपनी की जो कैपिटल होती है हम उसको शेयर्स में क्या कर देते हैं? ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी के कितने शेयर्स कितना पैसा किसने लगाया है, कितना पैसा किसने लगाया है। फ्यूचर में अगर मैं चाहूँ, क्योंकि अगर इसके प्राइसेस बढ़ गए तो मैं इसको बेच भी सकती हूँ। अब एक पॉइंट कवर हो गया मेरा, सी। अब नेक्स्ट क्या था? लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड। याद रख लेना, इसको मार्क कर लेना। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसको छोड़ दो। कंपनी के मेंबर्स का पूछना है आपको हर बार, तो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। हो गया आपका। क्यों? एक चीज़ आगे लिखी है, द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज स्टेबल। क्योंकि कंपनी आपकी पता ही है कि इतना पैसा लगा के कोई कंपनी साल 2 साल में तो बंद नहीं करेगा, है ना। टाइम टू टाइम हम इसको चलाते रहेंगे, लॉन्ग रन में ही हमारी कंपनी चलेगी, तो स्टेबल है ये। सो बिजनेस इज रन थ्रू अ कॉमन सील। आप कल को चाहते हो कि आप कोई चीज़ बेचो रिलायंस वालों को, या रिलायंस वालों से कोई चीज़ खरीदनी है। सोचना है तो थोड़ा बड़ा सोचो ना, कि रिलायंस वालों को चीज़ बेचनी है या उनसे खरीदनी है। तो कंपनी क्या रिलायंस अपने आप साइन कर सकती है? अगर कंपनी साइन नहीं कर सकती तो फिर वो साइन डॉक्यूमेंट साइन कैसे होंगे? थ्रू अ कॉमन सील। आप जाते हैं ना, कॉलेज की स्टैंप लगती है, KMV कॉलेज, कन्या महाविद्यालय या किसी और कॉलेज की, वो स्टैंप लगाते हैं ना। अब कॉलेज खुद तो आगे किसी तरीके से वो इंटेंजिबल बोल रही हूँ कि मतलब वो इनविजिबल है, वो तो साइन नहीं कर सकता ना। तो फिर साइन कैसे होता है? कॉमन सील, स्टैंप जिसको आप बोल देते हो। सो बिजनेस वो कैसे चलता है? सील के थ्रू। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस कंपनी के, उसके ऊपर साइन किसके होंगे? इस कॉमन सील के थ्रू होंगे। टिल नाउ इन इंडिया द इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन होता है रजिस्ट्रेशन, कंपनी की रजिस्ट्रेशन जिसका बोलते हैं। टिल नाउ इन इंडिया द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज डन अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ओके जी। और आपको पता ही है कि रिसेंट कौन सा चल रहा है कि 2013 की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो कंपनीज की, वो किस एक्ट के अंदर होती है? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। बट नाउ कौन सा एग्जिस्टेंस में है? 2013। तो अगर आपको पेपर में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप दोनों में से कोई भी आंसर वहाँ पे लिखते हो तो दोनों ही आपके करेक्ट होंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको फॉर द मीन टाइम ये कैपिटल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर नहीं भी क्लियर होएगा, लीव इट फॉर द मीन टाइम, हम आगे इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। अब आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा। डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसीलिए तो लिखा है कि वो साइन कैसे करेगी? स्टैंप लगेगी, कॉमन सील, आर्टिफिशियल है वो।
हम आर्टिफिशियल थोड़ी ना, हम तो ह्यूमन बीइंग है, हम साइन कर सकते हैं, कंपनी आर्टिफिशियल है। सो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ कौन सा था वो भी लिखा है 1956। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। बहुत सारी चीज़ें, जितने फीचर्स हैं ना, ये सारे फीचर्स हैं आपके, ये सारे इन्होंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो पहले मैं आपको एक एक चीज़ एक एक लाइन में बताऊंगी, फीचर्स में करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों है? क्योंकि कंपनी और बिजनेसमैन, अंबानी और रिलायंस दो अलग अलग चीज़ें हैं या दो अलग अलग पर्सन हैं। मैं कंपनी को चीज़ बेच रही हूँ, मैं अंबानी को चीज़ बेच रही हूँ, ये चीज़ें डिफर करेंगी। बिजनेस एंड बिजनेसमैन, दे बोथ आर टू डिफरेंट पर्सन विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन होता है सालों साल, जिंदगी भर ये कंपनी चलती रहेगी। सक्सेशन हम कहते हैं ना कि वो उसकी डेथ होगी तो नेक्स्ट वो बिजनेस किसके पास आएगा, देन किसके पास आएगा। इस तरीके से जो इसका सक्सेशन है वो लॉन्ग रन में है। और लास्ट में लिख दिया है ये क्या है, कॉमन सील। ये खुद साइन नहीं करेगी, इसके साइन डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्टैम्प के थ्रू होंगे। ठीक है जी। सो पूरे फीचर्स इन्होंने लिख दिए हैं कि कंपनी एक ऐसा पर्सन है जो लॉ बनाती है, मतलब इस एक्ट के अंदर हम इसको बनाते हैं, जो बिजनेसमैन से डिफरेंट है, फ्यूचर तक चलेगी, और उसके साइन डॉक्यूमेंट कैसे होंगे, विद स्टैम्प। अब यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसेंशियल्स और फीचर्स ऑफ अ कंपनी। फीचर्स क्या हैं, वो तो सबके ही इंपॉर्टेंट है, बट इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी बहुत होनी ज़रूरी है। ये बीकॉम एमकॉम तक ही सेम कंसेप्ट आपके चलने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकॉर्पोरेशन का भी ऊपर क्या मतलब मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है ग्रुप ऑफ, सो रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ पर्सन, तो मतलब कंपनी में वही बंदे काम करेंगे या कंपनी वही जो है वो स्टार्ट हो सकती है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर क्या होएगी, रजिस्टर्ड होएगी। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी जो है अंडर कंपनीज एक्ट नो इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ कंपनी, कोई एक पर्सन तो कंपनी नहीं बना सकता, इसलिए आपको क्या चाहिए, एसोसिएशन, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए, क्योंकि एक बंदा तो बना नहीं सकता। अब इसकी भी टर्म्स बता दी हैं कि मिनिमम पर्सन जो है वो कितने होने चाहिए, 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। ओके जी। सो ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है प्रॉपरली, आपके नोट्स बने होने चाहिए। फर्स्ट लाइन में ये लिखोगे कि आप लोगों का कोई एक पर्सन तो कंपनी बना नहीं सकता, इसलिए आप लोगों को ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो चाहिए। फिर उसके बाद ये टर्म्स लिख दोगे, मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। दैट्स इट। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अभी डेफिनेशन में यही चीज़ हमने पढ़ी है। आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है। लीगल जब वर्ड आता है इसका मतलब यही है कि वो रजिस्टर्ड है। आर्टिफिशियल ज़रूर है पर वो रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी। सो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अ कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। वाई आगे लिखा है, बिकॉज इट इज ओनली अ क्रिएशन ऑफ लॉ। लॉ ने क्रिएट करा है, 1956 एक्ट के अंदर ये कंपनी बनी है। इट इज़ एन इनविजिबल इंडिविजुअल हैविंग नो बॉडी एंड सोल, तो ये तो हमें पता ही है कि वो इनविजिबल है। कंपनी जो है वो फिजिकल एक्शंस जो हैं वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकती, बट इसके जो राइट्स हैं या कंपनी क्या कर सकती है, कितने का लोन कंपनी के नाम के ऊपर दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, डील किया जा सकता है, सेल करा जा सकता है, मेंटेन, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल बनेगा, ये सब कुछ है, डिसाइडेड है किसके अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली। ओके जी। क्योंकि आप कई बार जो है आपको पता होगा, इन केस किसी ने चेक बनाया है, आपके घर वालों ने केएमवी को जैसे पेमेंट करनी थी, तो वो किसी टीचर के नाम के ऊपर आपने वो चेक नहीं बनाया, वो आपने नाम किसके ऊपर चेक बनाया है, कन्या महाविद्यालय, मतलब
KMV इज ऑल्सो अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन है। आप इनके नाम के ऊपर बिल भी लिख सकते हो, ठीक है। कंपनी को जो है, कॉलेज को इस तरीके से पैसा भी दे सकते हो, ले भी सकते हो, जो जैसे भी है, ठीक है जी। सो ये आपको दो क्लियर हो गए। एक तो वो इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है, एंड सेकेंडली दे आर सेइंग कि ये क्या है, आर्टिफिशियल है। ओके जी। सो मतलब इसकी विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में उन्होंने क्या लिखा है कि कंपनी और कंपनी का जो ऑनर है, या जिसको मैं बोलूँ बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन दे बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। कॉलेज, कन्या महाविद्यालय एंड प्रिंसिपल दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों ने इसको समझना है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट एंड फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर। एक कंपनी अलग है, अपने मेंबर से अलग है। अ कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम के ऊपर हो सकती है। रिलायंस के नाम के ऊपर हम कितनी सारी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ना, पर वहाँ पे अंबानी अपना नाम चाहे ना लिखे, पर रिलायंस का नाम लिखे तो उसके ऊपर चीज़ें वो खरीदी जा सकती हैं और बेची भी जा सकती हैं। एंड कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। आप कंपनी के नाम के ऊपर कोई केस भी कर सकते हो, और कंपनी इट कैन ऑल्सो बी स्यूड, और कंपनी को भी कोई भी केस जो है वो कर सकता है कंपनी के ऊपर भी। समझ में आ रहा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, कि कंपनी अलग है। पहले मैंने ये कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी कि कंपनी का सिस्टम क्या है। एक मिनट। सो कंपनी का सिस्टम क्या है, कंपनी की अब प्रॉपर्टी उसके नाम के ऊपर ली जा सकती है, दी जा सकती है, कोई काम बेचना है, लेना है, सब कुछ हो सकता है। ऑल लायबिलिटीज एंड एसेट बिलोंग टू कंपनी इटसेल्फ एंड नॉट टू द ओनर या शेयर होल्डर। कि जो कंपनी की लायबिलिटी है वो कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी की एसेट्स कंपनी के एसेट्स हैं, उसमें शेयर होल्डर्स का, जिन्होंने पैसा लगाया है, उनका कोई भी लेना देना नहीं है। लाइक पार्टनरशिप में क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट बाउंड बाय द एक्शंस ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर। सेम कि पार्टनरशिप में भी ये रूल अप्लाई होता है और कंपनी में भी ये रूल अप्लाई होएगा, पर ये रूल जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो लीगल एंटिटी तो सबसे पहले नहीं है, सेपरेट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। उससे पहले ये लाइन पढ़ो कि पढ़ो क्या लिखा है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर आते हैं, कोई छोड़ गया, किसी की डेथ हो गई, कोई रिटायर हो गया, पर कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी जो है वो बंद नहीं होएगी। सो इसलिए उन्होंने लिखा है क्योंकि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कि उसकी डेथ तो कभी हो नहीं सकती, ठीक है। या कोई शेयर होल्डर बैंकरप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, क्रिमिनल हो गया, मतलब क्रिमिनल केस हो गया उसके ऊपर, किसी भी तरीके से कुछ भी हो गया, उसकी वजह से कहते कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। सबको नेस्ले का पता है, मैगी आप लोग खाते हो सारे। जब मैगी के ऊपर ये केस हुआ था, मैगी बीच में बंद हो गई थी 2-3 साल पहले, ठीक है। उन्होंने बोला था लेड इसमें है या ये हार्मफुल है, इसमें जो भी डाला जाता है इंग्रेडिएंट है, तो उस तरीके से मैगी आनी बंद हुई थी, या मैगी के ऊपर किसी भी तरीके से जो केस हुआ था, क्या उसके ऑनर को कोई इफेक्ट पड़ा था, या ऑनर भी जेल में गया हो, ऐसा तो नहीं था ना। तो इस तरीके से मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। उन्होंने ये तो नहीं बोला था न्यूज़ में, ये तो नहीं आया कि उसका जो नेस्ले का ऑनर है उसको जो है उसके ऊपर केस चल रहा है या किसी तरीके से, उन्होंने ये बोला था नेस्ले के ऊपर, कंपनी के नाम के ऊपर। सो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी का नाम आ रहा है बीच में या फिर ऑनर का नाम आ रहा है। अब आता है परपेचुअल सक्सेशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में उन्होंने ये लिखा है कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हमने ये करा था, लिमिटेड है, मेंबर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। सो लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन द कंपनी इज जनरली लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। अगर 1000 का शेयर है कंपनी में लगा या 10,000 के शेयर्स लगे हैं, तो 10,000 के लिए ही मेरी क्या है, लायबिलिटी है, इससे ज़्यादा मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं है। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो ये पैसा लगाते हैं,
जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं ना उनको शेयर होल्डर कहते हैं। होल्डर समझ में आया, जिनके पास ये शेयर्स हैं। So what generally here means that the company can be of unlimited liability or limited liability through a guarantee, but its usage is also almost negligible. एक कंपनी में हम लोग जनरली का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे क्योंकि लाइन पढ़ी है ना, ये दोबारा से मैं लाइन पढ़ रही हूँ यहाँ पे आपके लिए, कि जनरली लिमिटेड टू दी वैल्यू ऑफ शेयर, कि ज़्यादातर जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है कि कुछ केसेस में हो सकता है ना हो। वो कुछ केसेस कौन से हैं वो यहाँ पे लिखे हैं उन्होंने, कि अगर मैं खुद अपनी मर्जी से गारंटी दे रही हूँ कि मान लो मेरे पास 1000 रुपये के शेयर्स हैं या 10,000 के शेयर हैं, पर मैं गारंटी देती हूँ कि कल को मैं 15,000 तक का अमाउंट पे कर सकती हूँ। मेरी मर्जी है, मैंने खुद गारंटी दी है कि मैं 15,000 दे सकती हूँ। तो कहते फिर मेरी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड टू दी शेयर्स नहीं होएगी, जो मैंने अभी लाइन यहाँ पे पढ़ी है, वैल्यू ऑफ शेयर। फिर हो सकता है ज़्यादा हो, इसलिए ये वर्ड लिखा है। पर आप कंफ्यूज मत होना, आप यही चीज़ पढ़ोगे, यही दिमाग में रखोगे कि जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और आगे अगर आप लिखना चाहते हो या आपको लगता है कि आपको ये याद रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे, फिर आप लिख दो कि जनरली का मतलब ये है कि इन सम केसेस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी वो अनलिमिटेड हो सकती है। वो कौन से केस हैं, जब वो खुद मेंबर कहता है कि मेरी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी। Because of the huge liabilities or huge losses, it can only be only demand the balance of call amount on the shares of its member, कि जो आपका पैसा बच गया, ठीक है। इस लाइन को भी छोड़ दो क्योंकि ये आपको समझानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है फॉर द मीन टाइम कि ये चीज़ क्या है बैलेंस ऑफ द कॉल अमाउंट, तो इसलिए आप यहाँ तक इस चीज़ को कर लो। बैलेंस ऑफ द कॉल अमाउंट होता है कि जो बाद में बच गया, मान लो कि 10 रुपये का शेयर था, 6 रुपये मैंने मंगवा लिए, बाकी कॉल अमाउंट कितना बचा, 4, मैं कब मंगवा सकती हूँ। सो आपके लिए अभी ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप इतना पढ़ लो, ये बहुत आपके लिए इनफ है, ठीक है। सो बाकी आपको पता ही है कि लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स की है और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होगी। कॉमन सील का हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन, अपने सिग्नेचर तो कर नहीं सकती, फिर वो कैसे अपनी कॉमन सील है जो उसको क्या करेगी, यूज़ करेगी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। कंपनी सील जो है वो स्पेशल सील होती है जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है। और ये सेक्रेटरी के पोजेशन में होती है, सिर्फ यही पर्सन जो है मतलब उसके पास ही ये सील पड़ी रहेगी। ऐसे नहीं कि हर पर्सन अपने पास सील लेके घूम रहा है, जहाँ पे उसको ज़रूरत लगी उसने स्टैंप लगा दी, नहीं, ऐसा नहीं होएगा। और लास्ट में एक बहुत अच्छी इन्होंने लाइन लिखी है जो आपने हर लाइन मतलब कुछ अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हो तो आपने ज़रूर मेंशन करनी है कि जब भी कॉमन सील लगेगी, अब ऐसे तो नहीं है ना कि मान लो ऑफिस में कॉमन सील पड़ी है, मैं गई, मैंने कोई एप्लीकेशन लिखी, अपने आप स्टैंप लगा ली, प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, हो सकता है ना। इसलिए लिखा है कि कॉमन सील जब भी यूज़ होएगी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स जो होंगे वो विटनेस होंगे तब। अगर 2 पर्सन डायरेक्टर वहाँ पे खड़े हैं ओनली देन वो स्टैंप जो है हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज उसको लीगल नहीं माना जाएगा। अब आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबल, क्या मेरे शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं? यस, इट कैन बी ईजिली ट्रांसफरेबल। अब मैं ईजिली इसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। कंपनीज भी मेरी 2 तरीके की होती हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। इट मीन्स देर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन दी सेल एंड परचेज अनलाइक पार्टनरशिप बिजनेस। हमने पार्टनरशिप बिजनेस में ये पढ़ा था कि अगर हमारे 4 मेंबर हैं, उनमें से एक मेंबर भी मना कर देता है तो कल को मैं वो चीज़ नहीं बेच पाऊँगी, कल को मान लो मशीनरी बेचनी है तो मैं बेच नहीं पाऊँगी। तो पार्टनरशिप में तो ऐसा होता है कि 4 में से एक भी मना करे तो हम चीज़ नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि मुझे पूछना पड़ता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। पर यहाँ पे क्या लिख दिया है, ये चीज़ क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। देयर इज़ नो नीड टू सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ या फ्रॉम अदर मेंबर्स, कि मैं उनसे पहले अप्रूवल ना भी लूँ तो चलेगा। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। लास्ट पॉइंट 2 हमारे पॉइंट हैं, हमने अभी पॉइंट करा ना सेपरेट लीगल एंटिटी, कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ये भी सेम है। देखो, ऑनरशिप है मालिक, मैनेजमेंट है काम करने वाले। अंबानी जो है वो ऑनर है, मैनेजमेंट लोग काम कर रहे हैं ना मैनेजमेंट।
हमने देखो, मैं दोबारा एक लाइन क्लियर कर रही हूँ, इसलिए आपने जब भी ये चैप्टर पढ़ना है तो उस दिमाग में क्लियर रखना, कैपिटल सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, लायबिलिटी मेंबर की लिमिटेड है, कंपनी की अनलिमिटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस सारे मिलके शेयर करेंगे जितने मेंबर्स हैं, या लॉस की बात करूँ। लास्ट आता था मेंबरशिप, मैनेजमेंट, सॉरी। अब मैं मैनेजमेंट का पॉइंट करने वाली हूँ कि कंपनी को चलाएगा कौन भाई, ये भी तो बता दो हमें। ऑनर तो अंबानी है, तो क्या अंबानी सारा दिन वहाँ पे काम कर रहा है? नहीं, मैनेजमेंट कोई और भी कर रहा है। वो और कौन से है, वो यहाँ पे पढ़ते हैं। सिंस द नंबर ऑफ ऑनर्स एंड शेयर होल्डर इन द कंपनी in the company business is large and they are spread at distant places, they cannot interfere in the day to day routine of the company। बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि जो शेयर होल्डर है, मान लो मैंने पैसा लगाया, मैं जलंधर से बैठ के भी बॉम्बे में पैसा लगा सकती हूँ, ठीक है, कोई अमेरिका से बैठ के भी बॉम्बे में पैसा लगा सकता है। तो ये चीज़ क्या है कि अगर हम लोग इतने दूर दूर से पैसा लगा रहे हैं, अगर मैंने पैसा लगाया, याद रखना, अगर मैं कैपिटल लगा रही हूँ तो मैं उस कंपनी की क्या बन जाऊंगी? ऑनर। इन शॉर्ट, अगर मैंने कंपनीज के शेयर्स को खरीदा तो मैं कंपनी की क्या बन जाऊंगी? ऑनर। हो सकता है कि आप जलंधर में बैठे कंपनी के शेयर खरीदो, आप ऑनर बन जाओगे कंपनी के साथ ही में। अगर अमेरिका से बैठ के भी लगा रहे हो पैसा शेयर्स में, तो आप कंपनी के क्या बन जाओगे? ऑनर। बस अभी के लिए इतना दिमाग में चीज़ बिठा लो कि अगर कंपनी में पैसा लगाया, शेयर्स में पैसा लगाया, तो आप कंपनी के क्या बनोगे? ऑनर। यहाँ तक बात क्लियर। अब मैं आपको आगे पढ़ती हूँ, आपने क्या लिखा, कि जो नंबर ऑफ ऑनर्स एंड शेयर होल्डर, स्लैश डाल दिया ना उन्होंने, यहाँ तो मैं पैसा लगा रही हूँ, आप जिसको शेयर होल्डर बोलते हो, तो फिर कंपनी का वो क्या बन जाएगा? ऑनर। सो कहते हैं नंबर ऑफ ऑनर्स एंड शेयर होल्डर इन द कंपनी बिजनेस, वो बहुत लार्ज है, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पैसा लगाया है। तो कल को मीटिंग करेंगे तो करोड़ लोग आके वहाँ पे काम करेंगे? नहीं ना। तो कहते हैं ऑनर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, काम करने वाले वहाँ पे डिफरेंट हैं। आगे पढ़े। सो कहते हैं वो तो डे टू डे रूटीन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, दूर दूर से तो वो रोज रोज आएंगे नहीं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। कंसेप्ट क्लैरिटी, सो ध्यान से सुनना। आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, कल को प्रिंसिपल मैम के साथ मीटिंग करनी है, तो मैं 60 बच्चों को वहाँ पे लेके जाऊँगी, तो हर क्लास से 60-60 बच्चे जाएंगे, तो वहाँ पे तो हॉल भर जाएगा, तो मीटिंग क्या होनी है वहाँ पे? पॉसिबल है? नहीं। मान के चलो कि आप 60 बच्चे जो क्लास के हो, वो क्या हो? ऑनर्स हो, क्योंकि आपने कॉलेज में पैसा लगाया ना, 30-40 जितना भी आपकी फ़ीस है, 20,000 जितनी भी आपने पे करी है, तो आप कंपनी के क्या बन गए हो? ऑनर बन गए हो। अब ऑनर सबको तो मैं मीटिंग के लिए लेके नहीं जा सकती, फिर मैं क्या करती हूँ, इनमें से एक बच्चा सिलेक्ट करती हूँ, जिसको मैं बोल देती हूँ कि वो क्या है? क्लास का CR है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसको मॉनिटर बोलते हो आप लोग, ठीक है। अब मॉनिटर ने भी उतनी ही फीस दी थी जितनी आपने दी थी, पर हमने क्या करा, आप 60 में से एक बच्चे या दो बच्चों को सिलेक्ट करा, या हर क्लास में से एक बच्चे को सिलेक्ट करा, जिसको मैंने क्या बना दिया? CR या फिर मॉनिटर बना दिया। अब मॉनिटर आपके बिहाफ के ऊपर प्रिंसिपल मैम के साथ मीटिंग करेगा। बात क्लियर? बस ये कंसेप्ट याद है तो ये आप कर लोगे। दोबारा लाइन स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कहते बहुत ज़्यादा हैं, वो रोज़ की जो डे टू डे रूटीन में तो इंटरफेयर जो है वो कर नहीं सकते, ठीक है। सो इसलिए हम लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं, जिनको हम डायरेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे मॉनिटर या CR मत लिख देना, मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया वो चीज़। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कंपनी में उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करते हैं? कंपनी को मैनेज करते हैं। हमने मैनेजमेंट का पॉइंट करना था ना, तो मैनेजमेंट हो गई। मैनेजमेंट कौन करता है कंपनी की? डायरेक्टर्स। ऑनर्स क्या कौन है? शेयर होल्डर्स। डन। अब आता है रिस्क बेयरिंग। सोल ट्रेडर में रिस्क किसका आता है? इंडिविजुअल का। इन केस ऑफ अ कंपनी द रिस्क गेट्स डिवाइडेड अमंग न्यूमरस शेयर होल्डर, नोबडी फील्स द बर्डन। लाखों करोड़ों लोगों का प्रॉफिट था, वही प्रॉफिट उनमें जाना है, लॉस होएगा तो उनमें बांटना है। कहते यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अभी इन शॉर्ट आपको जल्दी जल्दी से मैं फिर से वो चीज़ें समझा देती हूँ जिनको न थोड़ा प्रॉब्लम आई होएगी। सो कैपिटल कंपनी की सारे मेंबर लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर्स। लायबिलिटी मेंबर्स की है लिमिटेड, ठीक है, और जो आप लोगों की कंपनी की लायबिलिटी है वो है अनलिमिटेड।
प्रॉफिट लॉस डिवाइड होएगा, ठीक है, सारे मेंबर्स के बीच में। मैनेजमेंट कौन करता है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कहाँ से अपॉइंट होंगे? शेयर होल्डर में से। ओके जी, थैंक यू।